जय हिंद। भारत माता के वीर सपूतों, आगामी सेना के जवानों, स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आर्मी तैयारी पर। तो आप सभी को मालूम ही है कि इस 1 नवंबर को एग्जाम लिया गया था। 1 नवंबर 2020 को सारे अलग अलग ट्रेड्स के एग्जाम लिए गए थे। तो हमारे पास उन सभी अलग अलग ट्रेड्स की पेपर आ चुकी हैं, क्लर्क की, टेक्निकल की, नर्सिंग असिस्टेंट की, जीडी की, ट्रेडमैन की। तो आज मैं आपके लिए नर्सिंग असिस्टेंट की 1 नवंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हुआ हूँ। ये जो है ये हमारा जबलपुर का पेपर है, ये हमारा एआरओ जबलपुर का पेपर होने वाला है। और बाकी भी अलग अलग एआरओ की पेपर करवाई जाएंगी 2020 की नर्सिंग असिस्टेंट की, और उसके अलावा क्लर्क की, टेक्निकल की और जीडी की, नर्स और ट्रेडमैन की सारी और अदर ट्रेड्स की भी जल्दी ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बता दी जाएगी, जो कि 1 नवंबर 2020 को अलग अलग जोन में किए गए हैं। तो चलिए आज हम सब चेक कर लेंगे, देख लेंगे कि 1 नवंबर 2020 को कौन कौन से सवाल किए गए थे, क्या क्या लेवल था, और यदि आप सब एग्जाम दिए थे तो आप सब भी देख लो कि आपका कितना सही गया है, यदि आप सब जबलपुर एआरओ जबलपुर से हो तो। और देखिए हमने इससे पहले, जैसे ये भी 2020 चल रहा था, इससे पहले आप सभी ने 2019 के करीब 3 से 4 पेपर करवा दिए थे अलग अलग एआरओ के। 2018, 2017, 2016, 2015 इन सभी प्रीवियस ईयर की हमने क्लासेस करवाई हुई हैं। तो यदि आपसे वो सारी क्लासेस मिस हो गई हो तो उन सभी क्लासेस के प्लेलिस्ट के लिंक आपको हमारे आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप वो सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हो। वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। 2019 के 3 से 4 पेपर हैं, 2018, 2017, 2016, 2015 के पेपर्स को। तो चलिए आज की क्लास शुरू करेंगे। आज की देख लेंगे हम सब क्वेश्चन को एक एक करके। तो क्वेश्चन को एक एक करके देखने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी आप सभी को मालूम होगा कि जैसे ही टिकटॉक बैन किया गया था हमारे कंट्री में, टिकटॉक को बैन किया गया था, तो टिकटॉक को बैन करने के बाद हमारे देश में यूट्यूब ने यूट्यूब शॉर्ट्स करके एक लॉन्च किया था। ठीक है, वो टिकटॉक को रिप्लेस करने के लिए उन्होंने किया हुआ है यूट्यूब शॉर्ट्स। तो उसी पे मैंने यूट्यूब शॉर्ट पे ही मैंने आज से ही वीडियो बनानी शुरू की हुई है यूट्यूब शॉर्ट पे, जो कि करीब 15 से 30 सेकंड के बीच में वीडियो होती है, 10 से 30 सेकंड के बीच में। उसमें मैं आपको कुछ फिजिकल को लेकर जानकारी दूंगा, हमारे अपकमिंग वीडियोस को लेकर जानकारी दूंगा, कुछ फिजिकल टेस्ट को लेकर आपकी तैयारी भी करवाऊंगा। आपको मैं वो सारी एक्सरसाइज बताऊंगा कि आप कौन सी एक्सरसाइज करें जिससे आपका ये दोनों हाथ मजबूत हो जाए, आपके बाह मजबूत हो जाए, जिससे आप अच्छे से पुलअप्स कर पाएं। मैं आपको पैर की एक्सरसाइज बताऊंगा कि कैसे आपके लेग्स मजबूत होंगे, कैसे आपकी स्टेमिना बढ़ेगी, और कैसे आप रनिंग को जो है 5-20 के अंदर ला सकते हो। बहुत ही अच्छी तरीके से आप रनिंग कर पाओगे, 5-20 के अंदर आप ला सकते हो, 5 मिनट के अंदर ला सकते हो। और फिर मैं आपको पेट की एब्स की भी एक्सरसाइजेस उसमें करवाऊंगा कि आप कैसे, यदि आपका पेट बाहर निकला हुआ है, यदि आपको एब्स बनाने हैं तो आप कैसे पेट में एब्स बना सकते हो, पेट की चर्बी को कम कर सकते हो। तो इसीलिए हमें हमारे यूट्यूब शॉर्ट्स के वीडियोस पे भी हमें जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए आज की क्लास शुरू कर लेंगे। तो आज हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया था 1 नवंबर 2020 के पेपर में कि संयुक्त राष्ट्र संघ किस साल अस्तित्व में आया। बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ किस साल अस्तित्व में आया था। ए 1945, बी 1942, सी 1947 या फिर डी 1950। तो देखिए ये अस्तित्व में आया था ए 1945 में। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 2 2 नंबर सवाल कर लेंगे। 2 नंबर सवाल किया गया, सार्क के सदस्य कितने देश हैं। बताना है कि सार्क जो एक समिति है, SARC, सार्क की कितने देश सदस्य हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सार्क में जो टोटल देश हैं उनमें है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। कौन कौन सा हो गया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। ये सारे देश जो हैं सार्क के सदस्य हैं। कितने देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कंट्रीज जो हैं आपकी सार्क के सदस्य हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, कभी कभार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, वो चीन को भी शामिल कर लेते हैं। तो चीन को शामिल करने के बाद ये 8 हो जाते हैं, लेकिन चीन जो है सार्क कमेटी का सदस्य नहीं है। चीन सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क में टोटल यही 7 देश आते हैं। टोटल कितने कंट्रीज हैं सार्क के सदस्य, तो 7 देश हैं। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 3 3 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 3 नंबर सवाल दिया गया, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। ए इंदिरा गांधी, बी ममता बनर्जी, सी मदर टेरेसा या फिर डी प्रतिभा पाटिल। तो देखिए भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो हैं वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, ऑप्शन नंबर डी।
और वो क्या हो गए, तो वो है गए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 5 5 नंबर सवाल कर लेंगे, फिर 4 4 नंबर सवाल कर लेंगे। नंबर सवाल दिया गया नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है। बताना है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है। ए सीवी रमन, बी हरगोविंद खुराना, सी मदर टेरेसा या फिर डी रविंद्रनाथ ठाकुर। कौन कौन से हो गए, तो आपके हो गए सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा या फिर रविंद्रनाथ ठाकुर। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं कि हाँ, अगर हमसे पूछा जाता है कि प्रथम महिला कौन है, ठीक है, अगर हमसे पूछा जाता है कि प्रथम महिला कौन है, तो प्रथम महिला हो जाते मदर टेरेसा। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाता है प्रथम महिला, तो प्रथम महिला हमारा आंसर क्या होता है, प्रथम महिला में हमारा आंसर होता है मदर टेरेसा। भारत की प्रथम महिला है जिनको की नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब बात आती है कि इनमें से कौन होगा, तो देखिए पहले पुरुष को दिया गया था। भारतीय में प्रथम भारतीय महिला यदि बोला जाए तो प्रथम भारतीय महिला हो गया मदर टेरेसा, लेकिन यहाँ पे पूछा गया प्रथम भारतीय, तो पहले दिया गया था पुरुष को, तो इसलिए प्रथम भारतीय हो गया रविंद्रनाथ ठाकुर। कौन हो गया, रविंद्रनाथ ठाकुर, जिनको कि हम सब रविंद्रनाथ टैगोर या फिर गुरुदेव के नाम से भी पुकारे जाते हैं। इनका उपनाम है रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर भी इन्हें बोला जाता है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। और इन्हें दिया गया था इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए, याद रखिएगा किसके लिए, गीतांजलि के लिए। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो थी गीतांजलि, और ये कविता से जुड़ी हुई थी, जो करीब 1927 में दिया गया था। ये कविता से जुड़ी हुई पुस्तक थी, इनकी लिखी हुई पुस्तक गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार साहित्य के रूप में दिया गया था। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 5 5 नंबर सवाल देख लेंगे। 5 नंबर सवाल दिया गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। बताना है कि काजीरंगा नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है। ए बाघ, बी मोर, सी हाथी या फिर डी गेंडा। तो देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, और वो भी केवल गेंडा नहीं, एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, एक सींग वाले गेंडा के लिए। और एक सींग वाले गेंडा को भारतीय गेंडा बोला जाता है, क्योंकि ये केवल भारत में ही पाए जाते हैं। क्या हो गया, एक सींग वाले गेंडा को क्या बोला जाता है, तो भारतीय गेंडा, जो कि क्या हो गए, ये गेंडा लिखा हुआ था, याद रखना गेंडा के लिए है, एक सींग वाले गेंडा के लिए, एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। और ये इसे भारतीय गेंडा भी बोला जाता है, एक सींग वाले गेंडे को भारतीय गेंडा भी बोला जाता है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 6 नंबर सवाल कर लेंगे। 6 नंबर सवाल दिया गया डेविस कप किस खेल से संबंधित है। बताना है कि डेविस कप जो है वो किस खेल से संबंधित है। ए टेनिस, बी हॉकी, सी बैडमिंटन या फिर डी फुटबॉल। तो देखिए डेविस कप जो है वो आपका टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो ए टेनिस। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 7 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर सवाल दिया गया कौन हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। बताना है कि किन्हें हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ए एम ए सुब्रमण्यम, बी वर्गीज कुरियन, सी एम ए स्वामीनाथन या फिर डी बाबू जगजीवन राम। तो देखिए हरित क्रांति के जनक के रूप में एम ए स्वामीनाथन को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 8 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर सवाल दिया गया है विश्व रेड क्रॉस डे को मनाया जाता है। बता दें कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, विश्व रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है। ए 1 मई, बी 8 मई, सी 18 मई या फिर डी 8 मार्च। तो देखिए विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस डे जो है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे वो मनाया जाता है 8 मई को, ऑप्शन नंबर बी। और वो क्या हो गया 8 मई। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 9 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर सवाल दिया गया है विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है। बताना है कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है। ए कोलकाता, बी मुंबई, सी चेन्नई या फिर डी दिल्ली। देखिए विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो आपका कोलकाता में है, ऑप्शन नंबर ए। और वो क्या हो गया, तो वो हो गया कोलकाता। चलिए हम सभी जीके सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 कर लेंगे। 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल दिया गया भारत और पाक के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ। बताना कि भारत और पाक के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था। ए 1971, बी 1962, सी 1965 या फिर डी 1972। तो देखिए मैं तो आपको पहले ये बता दूं कि शिमला समझौता क्यों हुआ था, उसके पीछे कारण क्या था। तो आपने एक मूवी देखी होगी बॉर्डर, याद है आप सभी को, ज्यादातर डिफेंस एस्पिरेंट्स तो उसे देखी ही है, उस मूवी को देखिए ज्यादातर डिफेंस एस्पिरेंट्स ने।
उसका वो जो मूवी बनी थी वो लोंगेवाला में हुई युद्ध पर बनी थी। 1971 की युद्ध में 1971 में जो बांग्लादेश को आजाद कराया गया था, तो बांग्लादेश को आजाद कराने के क्रम में जो युद्ध हुआ था लोंगेवाला युद्ध, उसी को लेकर एक मूवी बनी थी जो थी बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर मूवी बनाई गई थी। और वो युद्ध कब हुआ था, तो वो आप सभी जानते हैं कि वो युद्ध हुआ था 1971 में। तो वो जब युद्ध हुआ था, वो जब युद्ध लड़ा गया था 1971 में हमारी सेनाओं के द्वारा, तो हमारी सेना ने पाकिस्तान की सेना पर बहुत ही बड़ी विजय प्राप्त की थी, जिसमें जो पीओके उन्होंने हमारा देश आजाद होते ही हमसे छीन लिया था, जो कि कश्मीर का एक हिस्सा उन्होंने हमसे पहले ही छीन लिया था। पीओके जिसे बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां तक, उससे अंदर लाहौर तक हमारी भारतीय सेना घुस गई थी। पाकिस्तान के लाहौर शहर तक हमारी भारतीय सेना जो है अंदर घुस गई थी। और उनके करीब बताया जाता है कि 80 से 90 हजार सैनिकों को उनके बंदी बना लिया गया था। तो उसके बाद जब वहां के जो गुलजारी लाल भुट्टो जो उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे, वो हमारे देश में आए थे, उसके बाद अगले साल, ठीक है, 1971 में पाकिस्तान और भारत में लोंगेवाला की युद्ध लड़ी गई थी, जिसके द्वारा बांग्लादेश को आजाद कराया गया था, मुक्त कराया गया था पाकिस्तान से। तो उसी 1971 के युद्ध में क्या हुआ था कि हम लोग पाकिस्तान के काफी अंदर लाहौर शहर तक घुस गए थे। और फिर हमने करीब उनके, बोला जाता है कि मतलब कि करीब 80 से 90 हजार हमने उनके सैनिकों को भी बंधक बना लिया था। तो उसी के लिए गुलजारी लाल भुट्टो जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, वो हमारे देश भारत में आए थे। और भारत में आकर उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से उन्होंने शिमला में मुलाकात की थी। कहां पर मुलाकात की थी? शिमला में। याद करें, उसके अगले साल आए थे, 1971 में युद्ध हुई थी, उसके अगले साल 1972 में आए थे। तो जब वो आए थे तो उनके सामने हमारी इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने एक शर्त रखा था कि आप क्या चाहते हो, या तो अपने सैनिकों को ले लो, या फिर आपके जो जमीन को हमने अपने हिस्से में ले लिया है आप उससे ले लो। तो देखो, गुलजारी लाल भुट्टो काफी समझदार आदमी था। वो ये चीज जानता था कि जेनेवा संधि की गई थी पूरे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। उसमें क्या नियम था कि कोई भी देश किसी भी देश के सेना को युद्धबंदी बनाकर नहीं रख सकता है। यह नियम जेनेवा संधि के तहत लगाया गया था, जिसमें कहा गया था कि कोई भी देश किसी भी सेना के युद्धबंदी के रूप में ज्यादा दिनों तक नहीं रख सकता, उसे रिलीज करना ही होगा। तो गुलजारी लाल भुट्टो ये चीज बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि भाई इन्हें तो कभी ना कभी तो मेरे सैनिकों को आजाद करना ही होगा। तो उसी लिए उन्होंने दिमाग लगाकर उस टाइम मांग लिया कि हमें आप हमारा जमीन दे दो, क्योंकि वो जान रहे थे कि सैनिक तो हमें वापस कभी ना कभी मिल ही जाएंगे जेनेवा संधि के अनुसार, लेकिन जमीन तो नहीं मिलेगी। तो इसलिए उन्होंने जमीन मांग लिया। और हमारे हाथ से पीओके जो हमने उस समय अपनी इतनी सैनिकों की शहादत देकर जो वापस हमने पीओके हासिल की थी, वो पीओके हमें, जो हमारा कश्मीर हमें वापस मिल चुका था, वो हमें वापस पीओके उन्हें देना पड़ गया। और अभी भी आप सब जानते हो काफी ज्यादा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसी पीओके पर फल फूल रही है। तो कुछ उस पुरानी सरकार की, कुछ इंदिरा गांधी की सरकार की कुछ खामियों की वजह से आज भी हम बहुत सारे उन कठिनाइयों को, उन टेररिस्ट को झेल रहे हैं, जैसा बालाकोट टेररिस्ट स्ट्राइक के समय देख ही चुके हो। तो यही सब कारण है। तो उसी के बताने का कारण ये है कि ये शिमला समझौता में यही सब चीज हुआ था। और शिमला समझौता जो है वो हुआ था आपका 1972 में। ऑप्शन नंबर डी। कितना? तो 1972। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 11 नंबर सवाल करेंगे। और 11 से लेकर 15 नंबर सवाल तक, 11 से लेकर 15 तक जो है हमारा टोटल 5 क्वेश्चन आपका मैथ सेक्शन से होगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन आपके मैथ से आते हैं। तो चलिए देख लिया जाए क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर सवाल दिया गया है, एक बस 172 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, बस की गति ज्ञात करें। हमें बस की गति ज्ञात करनी है। तो देखिए, चाल बराबर, आप सभी एक फॉर्मूला जानते हो, और वो क्या है? तो वो होता है दूरी बट्टा समय। दूरी कितना है? तो दूरी है 172 और समय कितना लगा है? तो 4 घंटा। 4 से कितना बार में कट होगा? तो 4 चौका 16, एक यहाँ पे हमारा कैरी किया, हासिल रह गया, एक 12 हो गया, और 4 किया 12, कितना आ गया हमारा? 43। तो मतलब कि उसकी चाल कितनी है? तो 43 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 12 12 नंबर सवाल कर लेंगे। नंबर 12 12 नंबर सवाल दिया गया, पीयूष ने एक साइकिल 1536 रुपए में बेची और उसे 20% हानि हुई। पीयूष ने क्या किया कि एक साइकिल को 1536 रुपए में बेचा, पर उसे 20% का हानि हो गया। तो साइकिल का लागत मूल्य क्या था? अब यहाँ पे साइकिल का लागत मूल्य बताने है। तो लागत मूल्य का मतलब होता है, देखिए, क्रय मूल्य। तो पहले तो जो दिया गया उसे लिख लेते हैं। बेचना का मतलब क्या हो गया? तो विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य बराबर हो गया आपका, देख लो, 1536। फिर क्या है? हानि। हानि कितना होगा? तो हानि हो गया उसे टोटल 20%। ठीक है,
तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है क्रैमूल इक्वल टू, तो शॉर्ट मेथड पे ही चलेंगे। तो क्रैमूल इक्वल टू क्या हो जाएगा कि टोटल कितना था, टोटल मानो कि 100% था, समझ रहे होंगे, टोटल 100% उसका क्रय मूल्य लगा होगा, जिसमें से उसे 20% की हानि हो गई। तो अब बचा कितना, बचा हमारा 80, और टोटल कितना उसने बेचा है, तो उसने बेचा है 1536 में। देखो अलग अलग आपको अलग अलग तरीके से बताएंगे, पर मैथ वो चीज नहीं है कि एक ही कॉन्सेप्ट सबको ही फॉलो करें। हर सोल्वर उसका एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, जितना भी मैथ का सोल्वर होते हैं उनके अपने अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। मैथ में मतलब होता है आंसर लाने से, कि कैसे भी हमारा आंसर आना चाहिए, बस आपने जो तरीका आजमाया था उस आंसर को लाने में वो आपका सही होना चाहिए। तो वैसे ही चलेंगे। आप समझने का कोशिश करना कि क्रय मूल्य हमें निकालना है, तो टोटल उसका क्रय मूल्य कितना लगा होगा, टोटल उसका क्रय मूल्य 100% लगा होगा, 100% लगा होगा, उसमें से उसको 20 का हानि हो गया, तो बचा कितना, तो 80% अब उसका बचा हुआ है क्रय मूल्य में, और उसने बेचा कितना में, तो 1536 में, यही हुआ ना। अब क्या करेंगे, 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम सब 8 से इसको काटने की कोशिश करेंगे 1536 को, तो 8 से 1536 कितना बार में कटेगा, इधर रफ करके देख लेते हैं। 8 से 1536, 8 से 8 एकम 8 बार में ही चलेंगे, इससे ज्यादा तो चल नहीं सकते हैं, क्योंकि 8 दूनी पे 16 हो जाएगा, तो 8 एकम 8 हो गया, तो बचा 7, फिर 3, अब कितना हो गया, तो 28 64 हो गया हमारा। अब कितना बचेगा ये, तो अब आपका बच रहा है, अगर हम सर एक बेस पे चलेंगे तो अब कितना बच रहा है आपका, तो अब आपका अगर ले लोगे तो ऑन एवरेज आपका यहाँ पे कितना हो गया, तो 73 में से 64 गया तो बचा 9, और अब आ गया आपका 6, यही आ रहा है ना, कितना आ रहा है, 96 आ रहा है हमारा, 1536 हो गया। अब हमारा कितना आ रहा है, तो देख सकते हो ध्यान से, 96 आ रहा है। अब जब इसको कट करोगे तो ये आपका कितना बार में जाएगा, और जब इसको कट करोगे तो ये आपका टोटल कट जाएगा, ध्यान से देखोगे तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि 8 9 72, ये देखो ये यहाँ पे एक मिस्टेक हो रहा था, अगर ध्यान से देखोगे तो 8 9 72, इसका और नियरेस्ट हम चल सकते थे ना, तो बचा 1 और 6, और 8 दूनी 16, कितना बार में कटा, 192 बार में। तो यहाँ पे बचा हुआ कितना है, 10 बचा हुआ है, और यहाँ पे कितना बार में ये कट गया, 8 से, तो 8 से ये कटा है 192 बार में, तो 10 गुना 192 हो गया, कितना आ रहा है 1920, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो मैं क्यों उतना लॉन्ग मेथड पे चलूंगा, आप मुझे बताओ, मैं क्यों उतना फॉर्मूला फॉलो करूं, मैं क्यों उतना लॉन्ग मेथड पे जाऊं, जब मेरे पास टाइम कम है, जब मेरे को कम टाइमिंग दिया गया है, तो मैं क्यों ना शॉर्ट ट्रिक पे ही चलूं। बस सीधा समझना है कि क्रय मूल्य इक्वल निकालना था, तो टोटल उसका क्रय मूल्य कितना 100% लगा होगा, उसने 100% पैसा लगाकर खरीदा था। अब उसका क्या हो गया, 20% हानि हो गया, तो बचा कितना उसका 80% बचा हुआ ले देंगे 100/80%, और गुना में जितना में बेचा है वो हो गया। अब जो आ रहा है वो देख ही सकते हो, 1920 रुपया हो गया। 1920 रुपए में इसका मतलब उसने उस साइकिल को खरीदा था। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 13 नंबर सवाल कर लेंगे। नंबर 13 नंबर सवाल दिया गया, यदि 12 पुरुषों की 30 दिनों की मजदूरी 4200 रुपए है, तो 24 पुरुषों की 18 दिन की मजदूरी क्या होगी, हमें यहाँ पे ये बताना है। तो देखो एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है W। फॉर्मूला कैसे होता है, तो देखो फॉर्मूला हो जाएगा आपका यहाँ पे कि M1 D1 H1, ठीक है, क्या होगा M1 D1 H1 बटा में W1, ये क्या हो गया, तो M1 से कितने आदमी थे, D से कितने दिन के लिए, H से यहाँ आवर होगा कितने घंटा के लिए, और वर्क मतलब कि उन्हें कितना मजदूरी मिला, कितना क्या हुआ, तो ये एक के लिए हो गया, तो एक मतलब कि ये हमारा फिट हो जाएगा। अब देखो दूसरा भी दिया हुआ है, तो उसे भी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, बराबर में ही लिखते हैं M2, फिर D2, फिर H2, और फिर बट्टा में हो गया W2। ऐसा तब करते हैं जब दो मजदूरी दिए गए हैं, जब दो अलग अलग प्रकार के मजदूरी का हमें मान निकालना है। देखा, दो अलग अलग मजदूरी दिए गए हैं, 12 पुरुषों की 30 दिनों की 4200 रुपए दी गई है, और हमें 24 पुरुषों की 18 दिन की निकालनी है, तो कुछ ऐसे हो जाएगा। अब इसको बना लेंगे, तो M1 M कितने हैं, इधर 1 में 12, और दिन कितने हो गए 30, फिर बट्टा में क्या हो गया हमारा, तो कितना है 4200 रुपए मिल रहा है, ठीक है 4200, और फिर बराबर M2 कितना है, देखो इधर 24 पुरुष है, 24 मेंस है, फिर कितने हो गए मेंबर, अब डेज दिन कितने हैं 18, तो हो गया 24 गुना 18 बटा में W2। अब आवर तो दिए नहीं गए, घंटा नहीं दिया गया, तो इसलिए उसके जगह पे कुछ भी नहीं होगा, तो ये ऐसे चलेगा। अब देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, 12 गुना 30 गुना W2 इक्वल टू 24 गुना 18 गुना क्या आ गया, ये इधर जाएगा, तो 4200, यही हुआ ना।
अब कैसे होगा, तो अब हो जाएगा आपका देख लो W2 इक्वल टू 24 गुना 18 गुना 4200 बट्टा में आपका हो गया 12 गुना 30। यही हुआ ना, 12 गुना 30। अब ये देखो एक जीरो से एक जीरो, 12 से ये कितना बार में कटेगा, 2 बार में। अब हम क्या करते हैं कि 3 से 18 को काटते हैं तो हो गया 3 छक 18। अब क्या बचा हमारा, तो बच रहा है 2 गुना 6 गुना 420, ऐसे ही बच रहा है 2 गुना 6 गुना 420। अब क्या करेंगे हम सब गुना करेंगे, तो 6 दूनी 12, 12 गुना 420। देखना है कि 12 गुना 420 कितना आता है। ये दोनों गुना गया, 6 दूनी 12 हो गया और 420। तो अब जब हम सब 420 गुना 12, ठीक है 42 गुना 12 करते हैं, जीरो लास्ट में लगा देंगे। 42 गुना 12, 2 दूनी 4, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और इधर भी हो गया 42। तो कितना आया 4, 9 2 कितना हो गया हमारा, तो 9 और 2 कितना आ जाएगा, आप ही बताओ। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम सब तो यही आ रहा है ना, 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 दूनी 8 होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा 4 दूनी 8, 8 2 0 हो गया, हाथ में हासिल किया 1, 4 और 1 हासिल हो गया 5, और उधर कितना आ रहा है 504 हो रहा है, और 1 0 420 वाला तो हो गया 5040। हमारा आंसर आ रहा है टोटल 5040, ऑप्शन नंबर डी। इसको इरेज कर दे रहा हूं, ये हो गया हमारा आंसर 5040। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 14 14 नंबर सवाल कर लेंगे। 14 नंबर सवाल दिया गया है, एक विभाग के 5 अधिकारियों की औसत आयु 32 वर्ष है, ठीक है। औसत आयु 32 वर्ष है 5 अधिकारियों की, तो बारी बारी से करते चलेंगे। लिख लेता हूं, औसत आयु कितना है 32 वर्ष है, ठीक है। तो हमें 5 अधिकारियों की औसत आयु निकाल लेते हैं। 5 अधिकारियों की औसत आयु, तो कितना हो जाएगा, 5 से गुना कर देंगे 32 में, 5 गुना 32 कितना आ रहा है, 5 दूनी 10, हासिल किया 1, 5 तिहाई 15 और 1 हो गया 16, टोटल 160 हो रहा है हमारा। अब क्या, यहां तक तो हमने कर लिया, आयु 32 वर्ष है, 5 अधिकारियों की औसत आयु 32 वर्ष है, हो गया हमारा यहाँ तक 5 अधिकारियों की औसत आयु जो है 32 वर्ष है, यहां तक तो हमने कर लिया। अब उसके बाद दिया हुआ है, यदि उनके पर्यवेक्षक मतलब हो गया सुपरवाइजर, यदि उनके पर्यवेक्षक की आयु जोड़ दें तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब यहां पे लिखता हूं, पर्यवेक्षक चूंकि पर्यवेक्षक की आयु जोड़ने पर औसत, ठीक है, पर्यवेक्षक की आयु जोड़ने पर औसत। तो अब क्या हुआ, पहले 5 थे, अब एक पर्यवेक्षक भी आ गया, तो अब क्या हो गया, ये 6 हो गया। अब देखो क्या बोला था, पर्यवेक्षक की आयु हमने जोड़ दी है, पहले 5 थे, अब हमने इसकी भी आयु जोड़ रहे हैं तो 6 हो चुका है हमारा आयु जोड़ दे तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। याद रहे औसत देखो इधर 32 वर्ष था, पर्यवेक्षक का आयु जोड़ने के बाद औसत 1 वर्ष बढ़ता है, तो पर्यवेक्षक का आयु जोड़ने के बाद औसत कितना था 32 वर्ष, तो 1 वर्ष बढ़ेगा, तो 32 कितना हो जाएगा, 1 बढ़ने के बाद 33, तो 6 गुना 33 करेंगे तो कितना होगा, तो 6 18 का 8, हासिल 1, कैरी किया 1, 6 18 और 1 हो गया 19, टोटल चल रहा है 198। इस बेस से हमारा चल रहा है, देख सकते हो आप सब 198 आ चुका है। अब क्या करेंगे, तो अब यहां पे लिखेंगे पर्यवेक्षक की आयु इक्वल टू क्या करेंगे कि 5 अधिकारियों की औसत आयु में से पर्यवेक्षक की आयु जोड़ने पर जो औसत आया है उसको घटा देंगे। तो पहले क्या, पर्यवेक्षक की जो आयु आई है जोड़ने पर औसत उसको लिखेंगे 198 माइनस, अब 5 अधिकारियों की औसत आयु को उसमें से घटा देंगे। 198 में से जब 160 घटाओगे तो बचता है 38, मतलब कि उसका पर्यवेक्षक का सुपरवाइजर कितना वर्ष का है, 38 वर्ष का, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 15 और मैथ सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन 15 नंबर सवाल देख लेंगे। 15 नंबर सवाल दिया गया, 50,000 रुपए पर 12% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हमें बताना है कि 50,000 रुपए पर 12% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चलिए बना लेंगे। तो देखिए पहले जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। तो पहले मूलधन,
ठीक है। जितना रुपए का कर्ज होता है, जितना रुपए पर हमें निकालना होता है उसे मूलधन बोलते हैं, प्रिंसिपल। और वो कितने क्या है हमारा, तो वो है देख लो 50,000। फिर क्या है, दर दिया हुआ है। दर कितना है, तो दर है 12%। और दर के बाद देखोगे तो समय भी दिया गया है। समय कितना है, तो समय है आपका 2 वर्ष। अब हमें क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए पहले हमें चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर एक फॉर्मूला होता है। और वो क्या है, तो वो है आपका देख लो 1 प्लस, फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन इक्वल टू, फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R/100। ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे इसका होता है स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन इक्वल टू, फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R/100, उसका हो गया स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये होता है हमारा, आप सब समझ ही चुके होंगे। ये हमारा यहाँ पे पड़ जाएगा, ये हमारा कुछ ऐसा होता है। तो अब क्या हो जाएगा हमारा, कि अब यहाँ पे जब देखोगे आप, यहाँ पे टी होता है, ठीक है ना, यहाँ पे स्क्वायर नहीं, यहाँ पे आपका टी होता है। टी मतलब समय हो गया, टाइम। चलिए अब क्या हो जाएगा, तो पी कितना दिया हुआ है, पी दिया हुआ है देख लो आपका 50,000। ठीक है, इंटू 1 प्लस आर कितना दिया हुआ है, तो आर देख लो दिया हुआ है 12। अब नीचे बट्टा में 100 है तो प्रतिशत हट गया, ये नहीं कि फिर से बट्टा में 100 का प्रतिशत हटाएंगे। बट्टा में 100 इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसका प्रतिशत हटा रहे हैं, और प्रतिशत हट गया। और टी कितना है, तो टी है देख लो 2। चलिए अब क्या होगा, तो अब हो जाएगा आपका देख लो 50,000 गुना में, ये अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे कुछ तो 1 हो गया, 100 हो जाएगा। 1 से 100 में जब भाग दोगे 100 बार में जाएगा, ऊपर 100 से 1 में गुना होगा तो हो गया 100। और 100 से 100 में भाग दोगे तो एक बार में जाएगा, ऊपर 1 से गुना होगा तो हो गया आपका 12। ये हो गया इसका स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा, 50,000 गुना 100 प्लस 12 क्या हो गया, तो आपका हो गया 112 बट्टा 100 का स्क्वायर। ये कुछ इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारा इतना आ चुका है। अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा आपका 50,000 गुना में 112 गुना 100, 112 बट्टा 100। हम इसे 2 लिख सकते हैं ना, ये हमारा एकक है तो हम इसे 2 लिख सकते हैं। और यहाँ ब्रैकेट, तो अब यहाँ से ब्रैकेट जो हमारा टूट जाएगा क्योंकि हम स्क्वायर हटा दे रहे हैं। और फिर गुना में हो जाएगा आपका 112 बट्टा 100। क्या किया, यहाँ पे देखो स्क्वायर था तो 50,000 ने दिया, और यहाँ पे इसका 112 बट्टा 100 का स्क्वायर था। तो अब इसका मतलब क्या कि ये 2 है, तो इसी को गुना में ब्रैकेट तोड़ के स्क्वायर तोड़ के 2 लिख दिया है। अब ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब देखो इस जीरो से जो है ये जीरो कटेगा, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, और फिर इस जीरो से इस जीरो। तो हमारा गुना में हो गया 5 गुना 112 गुना 112। क्या आ रहा है गुना में हमारा, तो गुना में है 5 गुना 112 और फिर गुना में है 112। ये हमारा अभी गुना में चल रहा है। तो आप सब पहले यहां तक नोट कर लो, उसके बाद मैं इरेज करके इसका लास्ट आंसर दे दूंगा। यहां तक आप सब नोट करो। चलिए तो अब क्या करते हैं कि अब मैं आपका केवल यहां से इरेज करूंगा, ठीक है, ज्यादा इरेज नहीं कर रहा हूं। चलिए क्या था हमारा, तो हमारा था आपका याद होगा 5 गुना 112 गुना में 112। यहाँ पे हमने छोड़ा हुआ था आपको, यहाँ तक हमने जो है आंसर दे दिया था, याद होगा आप सभी को। और अब देखो, अब जब आप इन सभी को गुना करोगे तो आपका लास्ट आंसर आएगा 62,720, ऑप्शन नंबर सी। आप सब एक बार गुना करके चेक जरूर करना, लेकिन मैंने ये किया हुआ है तभी मैं आंसर दे रहा हूँ। इसका आंसर ये आएगा ऑप्शन नंबर सी। आप सब इसको ये गुना करके एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो। तो चलिए हमारा लास्ट आंसर ये हो गया, यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है। अब हम सभी जो है क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से अब हम सब क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक करेंगे। यहाँ पे जो है हमारा आपका फिजिक्स सेक्शन होगा, क्योंकि आपके फिजिक्स से टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं फिजिक्स सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 16, 16 नंबर सवाल।
क्वेश्चन नंबर 16 16 नंबर सवाल दिया गया है, उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग किसको सही करने के लिए किया जाता है बताना है कि अवतल लेंस का प्रयोग जो है निम्न में से किसको सही करने के लिए किया जाता है। हम सब करते हैं। ए निकट दृष्टि के लिए, बी ग्लोकोमा को सही करने के लिए, सी मोतियाबिंद को सही करने के लिए, या फिर दूर दृष्टि को सही करने के लिए। तो देखिए निकट दृष्टि को सही करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। और वो क्या है, तो वो है निकट दृष्टि। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 17 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर सवाल दिया गया है, हवा की रफ्तार किस यंत्र से मापते हैं। बताना है कि हवा की रफ्तार को किस यंत्र से मापा जाता है। ए टैकोमीटर, बी ओडोमीटर, सी एनीमोमीटर, या फिर डी स्पीडोमीटर। तो देखिए हवा की रफ्तार को मापा जाता है एनीमोमीटर से, ऑप्शन नंबर सी। और वो क्या है, तो वो है आपका एनीमोमीटर से जो है हवा की रफ्तार को मापा जाता है। स्पीड ऑफ वेव्स। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 18 18 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 18 नंबर सवाल दिया गया है, एक गर्म भट्टी द्वारा उत्सर्जित विकिरण है। ए अवरक्त, बी सूक्ष्म तरंगे, सी पराबैंगनी, या फिर डी एक्स किरण। तो देखिए अवरक्त किरणें होती हैं। एक गर्म भट्टी द्वारा उत्सर्जित विकिरण क्या है, तो ए अवरक्त किरण, अवरक्त, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 19 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर सवाल दिया गया है, बिजली बल्ब के आविष्कारक है। बताना है कि बिजली बल्ब का आविष्कार किसने किया था। ए एडिसन, बी उपरोक्त में से कोई नहीं, सी मेंडल, या फिर डी रदरफोर्ड। तो देखिए थॉमस एडिसन ने बिजली बल्ब का आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर ए। और वो कौन है, तो वो है थॉमस एडिसन। चलिए हम सभी फिजिक्स सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन नंबर 20 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर सवाल किया गया है, कार्य की इकाई क्या है। हमें यहाँ पे कार्य की इकाई बताना है। एसआई मात्रक ए न्यूटन, बी जूल, सी वॉट, या फिर डी डाइन। तो देखिए कार्य क्या एसआई मात्रक होता है, जूल, ऑप्शन नंबर बी। नंबर 21 नंबर सवाल दिया गया है, गतिशील शुक्राणु में अनुपस्थित रहते हैं। ए फर्न, बी साइकस, सी फ्यूनेरिया, या फिर डी राइपोजोब्स। तो देखिए राइपोजोब्स जो है वो गतिशील शुक्राणु में अनुपस्थित रहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 22 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर सवाल दिया गया है, जाति वृत्त प्रणाली का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। ए बेंथम और हुकर, बी पास्कल, सी रॉबर्ट हुक, या फिर डी हचिसन, इंगलर, या प्रांटल। तो देखिए इसे प्रस्तावित किया गया था इन तीनों वैज्ञानिकों के द्वारा। जाति वृत्त प्रणाली को प्रस्तावित किया गया था हचिसन, इंगलर और प्रांटल के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 23 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर सवाल दिया गया, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के दौरान बनता है। ए वायु कोशिकीय श्वसन के दौरान, बी श्वसन के दौरान, या फिर सी आंतर कोशिकीय श्वसन के दौरान, या फिर डी अवायवीय कोशिकीय श्वसन के दौरान। तो देखिए अवायवीय कोशिकीय श्वसन के दौरान, अवायु कोशिकीय मतलब अवायवीय श्वसन के दौरान जो है, ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा। अवायवीय कोशिकीय श्वसन या फिर अवायवीय श्वसन के दौरान जो है मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बनता है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 24 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर सवाल दिया गया, पौधों में लचीलापन की वजह क्या होती है। ए दृढ़ोदक, बी हरित लवक, सी श्लेषोदक, या फिर डी मृदुतक। तो देखिए इसका राइट आंसर है मृदुतक। पौधों में लचीलेपन की मुख्य वजह होती है, ऑप्शन नंबर डी। और वो क्या है, तो वो है मृदुतक। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 25 और आज का आखिरी क्वेश्चन 25 नंबर सवाल कर लेंगे। नंबर 25 नंबर सवाल दिया गया, वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया। ए बैटसन और पनवेट, बी मॉर्गन, सी एवरी, या फिर डी बावेरी और सटन। तो देखिए बावेरी और सटन ने जो है वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत दिया था। चलिए इसी के साथ हमारा जो है आज का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम सभी पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें कल हम सभी लेकर आएंगे आपके लिए पार्ट 2। और पार्ट 2 में हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक नर्सिंग असिस्टेंट के जबलपुर के क्वेश्चन पेपर का होगा। क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। तब तक हमारे जो आपको यूट्यूब शॉर्ट्स के कुछ फिजिकल की वीडियोस देते जा रहा हूँ यूट्यूब शॉर्ट पे, जो कि करीब 10 से 30 सेकंड की बीच की वीडियोस ही हैं, तो उनको जरूर एंजॉय करें। फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।